अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से डिप्लोमा किया है या कर रहे हैं और आपका भी सपना है गवर्नमेंट जॉब पाने का, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आज हम जानेंगे कि डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल के बाद कौन-कौन सी इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट जॉब के लिए ऑप्शन होते हैं और उनकी एलिजिबिलिटी क्या होती है और प्रिपरेशन कैसे शुरू करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला देख लेते हैं डिप्लोमा के बाद गवर्नमेंट ऑप्शन। पहला है जेई, एसएससी जेई। सबसे इम्पोर्टेंट ऑप्शन में से एक है एसएससी जेई यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जूनियर इंजीनियर होता है। नेक्स्ट है रेलवे। भी इसके अलावा रेलवे में भी अलग अलग टेक्निकल और इंजीनियरिंग रिलेटेड रिक्वायरमेंट आती रहती है। नेक्स्ट देख लेते हैं स्टेट जेई। स्टेट जेई हर स्टेट में अपने डिपार्टमेंट और ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार जूनियर इंजीनियर की रिक्वायरमेंट अलग अलग आ सकती है, यानी हर स्टेट में एक ना एक जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी आती रहती है। नेक्स्ट देख लेते हैं इलेक्ट्रिसिटी एंड पावर सेक्टर में। पावर सेक्टर में इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड कॉर्पोरेशन और यूटिलिटी में भी टेक्निकल पोस्ट निकल सकती है। नेक्स्ट देख लेते हैं टेक्निकल और टेक्नीशियन पोस्ट। जेई के अलावा टेक्नीशियन और दूसरी टेक्निकल पोस्ट में डिप्लोमा होल्डर के लिए अपॉर्चुनिटी दे सकती है, यानी डिप्लोमा के लिए एक ही ऑप्शन नहीं है, कई ऑप्शन हो सकते हैं। चलिए देख लेते हैं इनकी एलिजिबिलिटी क्या है। एलिजिबिलिटी नोटिफिकेशन वाइज होती है, लेकिन ध्यान रखना हर पोस्ट की क्वालिफिकेशन और एलिजिबिलिटी अलग अलग हो सकती है, इसलिए मैं बोलता हूँ लेटेस्ट ऑफिशियल नोटिफिकेशन जरूर देखा कीजिए। बिना नोटिफिकेशन देखे कोई भी वैकेंसी का फॉर्म मत भरा करो। नेक्स्ट देख लेते हैं एसएससी जेई की प्रिपरेशन करें कैसे और क्या सिलेबस होता है। एसएससी जेई सेंट्रल गवर्नमेंट की एक पॉपुलर जूनियर इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन है। ये क्या है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा बैकग्राउंड वाले कैंडिडेट के लिए इलेक्ट्रिकल डिसिप्लिन की एलिजिबिलिटी नोटिफिकेशन के अनुसार देखी जाती है। दूसरा है टेक्निकल और जनरल सेक्शन। इस एग्जामिनेशन में टेक्निकल नॉलेज के साथ एग्जामिनेशन के अनुसार जनरल सब्जेक्ट भी इम्पोर्टेंट रहते हैं। कंपटीशन देख लेते हैं। एसएससी में कंपटीशन काफी हाई हो सकता है, इसलिए सिर्फ बेसिक नॉलेज नहीं बल्कि सिस्टमेटिक प्रिपरेशन जरूरी है। एसएससी जेई में बहुत ज्यादा बच्चे फॉर्म भरते हैं और इसकी तैयारी करते हैं, क्योंकि हर साल लाखों स्टूडेंट निकलते हैं डिप्लोमा होल्डर। इसमें बीटेक भी आते हैं और सभी ब्रांच के आते हैं। इसकी तैयारी कैसे करें एक बार। हाँ, पीवाईक्यू और मॉक टेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मॉक टेस्ट प्रिपरेशन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप सोचें कि मैं बेसिक नॉलेज की जानकारी रख लेता हूँ और बिना उसकी प्रैक्टिस किए मॉक टेस्ट लगाए पीवाईक्यू किए मैं एग्जाम देने जाऊँ और मैं एग्जाम निकल जाए, ऐसा कभी होगा नहीं। क्योंकि बिना आप पीवाईक्यू और मॉक टेस्ट दिए आपको समझ में नहीं आएगा कि क्वेश्चन कैसे आते हैं, कैसे सॉल्व करना होता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं आरआरबी रेलवे। रेलवे जॉब डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट रेलवे की टेक्निकल रिक्वायरमेंट को भी कैरियर के ऑप्शन के रूप में देख सकते हैं, यानी रेलवे में भी ऑप्शन होता है इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए। आरआरबी रिक्वायरमेंट रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड यानी आरआरबी के माध्यम से अलग अलग पोस्ट के लिए हो सकती है। पहला है टेक्निकल पोस्ट। कौन सी टेक्निकल पोस्ट में डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल एलिजिबल है, यह उस पार्टिकुलर नोटिफिकेशन पर डिपेंड करता है। इसमें एग्जाम कैसा होता है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है। रेलवे की जितनी भी वैकेंसी होती है ज्यादातर तो सब कंप्यूटर बेस्ड ही होती है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन, इसलिए मैं बोलता हूँ रेलवे में पोस्ट का नाम देखकर एज्यूम करने के बजाय ऑफिशियल नोटिफिकेशन में क्वालिफिकेशन ब्रांच एलिजिबिलिटी और सभी जानकारियां जरूर चेक करो। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं स्टेट जेई। स्टेट जेई
अगर आप अपने स्टेट में गवर्नमेंट टेक्निकल जॉब चाहते हैं तो स्टेट जो यही रिक्वायरमेंट भी इम्पोर्टेंट। कोई चाहता है अगर मैं उत्तर प्रदेश का हूँ और मैं उत्तर प्रदेश में ही सरकारी जॉब करूँ तो उसके लिए ये हो सकता है स्टेट की इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट। इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट और पावर कॉर्पोरेशन में इलेक्ट्रिकल रिलेटेड टेक्निकल वैकेंसियां आ सकती है। नेक्स्ट है पीडब्ल्यूडी और अदर डिपार्टमेंट। इसके अलावा स्टेट के अलग अलग इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में भी टेक्निकल पोस्ट हो सकते हैं। स्टेट वाइज सिलेबस। इन एग्जाम का सिलेबस, सिलेक्शन प्रोसेस और एलिजिबिलिटी स्टेट तथा रिक्रूटिंग ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार अलग अलग हो सकती है। इसलिए प्रिपरेशन के समय प्रिपरेशन शुरू करने से पहले टारगेट एग्जाम का ऑफिशियल सिलेबस जरूर देखें। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। पावर सेक्टर जॉब, पावर कॉर्पोरेशन। क्या है पावर कॉर्पोरेशन? इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए पावर सेक्टर नेचुरली एक इम्पोर्टेंट कैरियर का क्षेत्र हो सकता है। नेक्स्ट देख लेते हैं ट्रांसमिशन लाइन में। ट्रांसमिशन ऑर्गेनाइजेशन में इलेक्ट्रिकल पावर ट्रांसमिशन से जो टेक्निकल काम होते रहते हैं। जैसे पावर कई डिपार्टमेंट होते हैं, जेई, एसडीओ, एक्सियन और बहुत से हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशन में। डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क और फील्ड ऑपरेटर से जो है काम हो सकते हैं। जनरेशन में यानी जहाँ हमारा बिजली बनता है वहाँ भी पावर जनरेशन सेक्टर में भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट और प्लांट ऑपरेशन से जो है रोल हो सकते हैं। रोल नहीं है, रोल्स है, रोल्स यानी इसमें काम हो सकते हैं। रिक्वायरमेंट अलग अलग, लेकिन हाँ ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट, एलिजिबिलिटी और सिलेक्शन प्रोसेस अलग होती है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। टेक्निकल जॉब में टेक्नीशियन। अगर आपका टारगेट जल्दी टेक्निकल गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट पाना है तो टेक्निकल लेवल रिक्वायरमेंट भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्या है? इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस। इस रोल्स में मेंटेनेंस और इक्विपमेंट हैंडलिंग जैसे प्रैक्टिकल काम हो सकते हैं। टेस्टिंग और ट्यूबलेस शूटिंग। टेस्टिंग और ट्यूबलेस शूटिंग की प्रैक्टिकल नॉलेज या काफी यूजफुल हो सकती है। नेक्स्ट क्या है? डिप्लोमा प्लस प्रैक्टिकल स्किल। इसके लिए डिप्लोमा के साथ साथ प्रैक्टिकल स्किल डेवलप करना बहुत फायदेमंद होता है। एलिजिबिलिटी। एलिजिबिलिटी डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में एलिजिबिलिटी कई टेक्निकल पोस्ट में इक्विवेलेंट डिप्लोमा क्वालिफिकेशन मांगी जा सकती है। इक्विवेलेंट ब्रांच यानी किस ब्रांच से क्या है, जैसे सिर्फ डिप्लोमा करना पर्याप्त नहीं होता, नोटिफिकेशन में स्पेसिफिक ब्रांच मांगी जाती है। वहाँ केवल डायरेक्ट डिप्लोमा नहीं मांगते, वहाँ जैसे इलेक्ट्रिकल ब्रांच, सिविल, मैकेनिकल अन्य ट्रेड की वैकेंसी आती है तो उसके हिसाब से मांगा जाता है। तो डिप्लोमा होल्डर को नहीं मांगा जाता, वहाँ ब्रांच भी देखना पड़ता है। एज लिमिट भी रिक्वायरमेंट के अनुसार अलग अलग होती है। ज्यादातर में तो 18 से 25 तक ही होता है, कुछ में 2-3 साल का छूट भी मिल जाता है। एक्सपीरियंस। कुछ पोस्ट में एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट भी हो सकती है, जबकि कुछ फ्रेशर कैंडिडेट के लिए हो सकती है नोटिफिकेशन पर। इसीलिए एलिजिबिलिटी का सबसे सही सोर्स हमेशा उस रिक्वायरमेंट का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। इसीलिए मैं हर हर टॉपिक में बोल रहा हूँ नोटिफिकेशन जरूर चेक करें, क्योंकि नोटिफिकेशन में सभी जानकारी लिखी होती है, कौन कहाँ कहाँ एलिजिबल है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। जेई के लिए क्या पढ़ें?
जे के लिए इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट क्या होता है। पहला बेसिक इलेक्ट्रिकल। सबसे पहले बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को मजबूत किया। बेसिक इलेक्ट्रिकल बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है किसी भी एग्जाम का। अगर इलेक्ट्रिकल से हो तो इलेक्ट्रिकल के हर एक एग्जाम में आपको बेसिक इलेक्ट्रिकल आना चाहिए। दूसरा इलेक्ट्रिकल मशीन। इलेक्ट्रिकल मशीन में होता है ट्रांसफार्मर, डीसी मशीन, इंडक्शन मोटर और अन्य इलेक्ट्रिकल मशीन की अच्छी तरह समझ होना चाहिए। जैसे ट्रांसफार्मर में कैसे बनता है, उसका कंस्ट्रक्शन और कैसे काम करता है, डीसी मशीन में, इंडक्शन मोटर में। नेक्स्ट है पावर सिस्टम। पावर सिस्टम में जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन और प्रोटेक्शन जैसे टॉपिक इम्पोर्टेंट होते हैं। इसके बाद जैसे आप हमने क्या देखा, बेसिक इलेक्ट्रिकल देखा, मशीन देख लिया, पावर सिस्टम। अब उसका मेजरमेंट कैसे करते हैं, मेजरमेंट देख लेते हैं। इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट और मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को भी अच्छे से पढ़ा, यानी जैसे वोल्ट मीटर से क्या मापते हैं, मीटर से क्या मापते हैं, वाट मीटर और बहुत तरह की सीटी है, पीटी है, इन सभी का कैसे यूज होता है, इन सब की जानकारी होना चाहिए। नेक्स्ट देख लेते हैं स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन। स्विच गियर और प्रोटेक्शन भी इलेक्ट्रिकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट एरिया। यानी स्विच गियर जैसे हमारा इक्विपमेंट सेफ कैसे रहेगा, प्रोटेक्शन में आते हैं रिले, सीबी, सर्किट ब्रेकर, ये सभी हमारे इक्विपमेंट को सेव करते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं पावर इलेक्ट्रॉनिक्स और कंट्रोल। एग्जाम सिलेबस के अनुसार पावर इलेक्ट्रॉनिक्स और कंट्रोल सिस्टम जैसे टॉपिक भी प्रिपेयर कर, यानी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। आजकल देखते होंगे जो हमारा ट्रांसफार्मर बहुत छोटा आने लगा। पहले क्या है कि बहुत बड़े होते थे, केवी के हिसाब से बहुत बड़े हो जाते थे, लेकिन आज इन्हें इलेक्ट्रॉनिक्स से पावर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की वजह से हमारे ट्रांसफार्मर और आज सभी इक्विपमेंट बहुत छोटे होने लगे हैं। इसलिए पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का फील्ड में बहुत ज्यादा डेवलप हो चुका है। चलिए देख लेते हैं नॉन टेक्निकल क्या पढ़ना। नॉन टेक्निकल प्रिपरेशन। नॉन टेक्निकल में पहले आता है मैथ और मैथ को प्रिपेयर करना चाहिए। नेक्स्ट आता है रीजनिंग। रीजनिंग में स्पीड और एक्यूरेसी दोनों पर काम कर, यानी रीजनिंग बहुत से बच्चे सोचते हैं रीजनिंग आसान। हाँ होता है, रीजनिंग जितना आसान कोई टॉपिक नहीं होता, लेकिन उसमें आपको समझ आना चाहिए कि कहाँ से क्या वो सीक्वेंस लगा के ये क्वेश्चन दिया है, क्या सीक्वेंस लगा के इसका आंसर निकलेगा। इसलिए रीजनिंग पर बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करें। सबसे आसान यही होता है रीजनिंग ही। एक है जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस और एग्जाम स्पेसिफिक सब्जेक्ट को भी सिलेबस के अनुसार प्रिपेयर करें। जनरल अवेयरनेस के साथ आता है करंट अफेयर। करंट अफेयर से जहाँ एग्जाम में एप्लीकेबल हो वहाँ करंट अफेयर्स की भी तैयारी करें। आता है कुछ एग्जाम में जन करंट अफेयर्स आते हैं, जैसे तत्काल में कौन क्या हुआ, कहाँ से क्या हटा, कौन आईपीएल जीता, कौन विश्व कप जीता, ये सभी। नेक्स्ट आता है पीवाईक्यू। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट यही सेक्शन होता है पीवाईक्यू। अगर आप पिछले साल के क्वेश्चन को एकदम से प्रिपेयर कर लेते हैं, लगाते हैं, बार बार रिवाइज करते हैं, तो आपको समझ में आ जाता है कि क्वेश्चन कहाँ से और कैसे पूछता है। इसका आंसर आपको बहुत अच्छे तरीके से आ जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी में सिलेबस। प्रिपरेशन का पहला स्टेप है ऑफिशियल सिलेबस को समझना। नेक्स्ट है थ्योरी, बेसिक थ्योरी और कॉन्सेप्ट को पढ़ें। पीवाईक्यू मैंने बताया नहीं, अभी पीवाईक्यू को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं, जिससे हमें क्वेश्चन का एक अंदाजा लग जाता है कि क्वेश्चन कहाँ से आ सकता है। एमसीक्यू प्रैक्टिस करें, उसके बाद मॉक टेस्ट दें और मॉक टेस्ट के साथ साथ रिवीजन भी करना चाहिए।
ऐसा नहीं कि पीवाईक्यू लगाए मॉक टेस्ट दिए लेकिन नहीं, जो आपने थ्योरी पढ़ा है उसका रिवाइज नहीं किया तो आपका निकल जाएगा। नहीं, रिवाइज भी करना चाहिए, डेली रिवीजन का। चलिए तो देख लेते हैं डेली स्टडी प्लान। डेली स्टडी प्लान कैसे क्या पढ़े। पहला है टेक्निकल जॉब हाउस, यानी आपको डेली दिन में 4 से 5 घंटे पढ़ाई करनी है, जिसमें से 2 घंटे टेक्निकल को दे और 1 घंटे मैथ और रीजनिंग को दे दे। जिससे ये एक घंटे में या आधे आधे घंटे में दोनों डेली लगाएंगे तो आपका अच्छे से हो जाएगा। और 1 घंटा एमसीक्यू में दे और 30 मिनट रिवीजन में, थोड़ा थोड़ा रिवाइज करेंगे तो आपका काम हो जाएगा। यानी 2 1 3 1 4, 4 से 5 घंटा वही अगर आप डेली निकालते हैं तो आपका एग्जाम डेट आने से पहले अगर 1 साल तैयारी करते हैं तो आप अच्छे से निकाल सकते हैं, अगर डेली स्ट्रेटेजी से तैयारी करेंगे तो। लेकिन ये फिक्स नहीं होता है, स्टूडेंट अपनी अवेलेबल टाइम के अनुसार शेड्यूल बदल सकता है। मैं कोई कंफर्म नहीं कर रहा हूँ कि आप इतना ही पढ़ें। जैसे अगर आपके पास और टाइम है, अगर फ्री ही रहते हो, तुम्हें कोई प्रिपरेशन नहीं करना है, साथ में स्टडी नहीं है, तो दो-दो एक-एक 2-2 घंटे हर एक सब्जेक्ट के पीछे दे सकते हो। जिससे आप तुम्हारा सिलेबस और मजबूत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं कॉमन मिस्टेक। बच्चे क्या करते हैं ज्यादातर, मिस्टेक क्या हो जाता है, क्या है, बिना सिलेबस पे तैयारी करना। हाँ, ये होता है, बहुत से बच्चों के साथ यही होता है कि सिलेबस को समझते नहीं है और फॉर्म भर दिया और तैयारी करने लगते हैं। अब कुछ बच्चे हैं जो केवल थ्योरी पढ़ते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करते हैं और उसके साथ-साथ पीवाईक्यू भी नहीं लगाते हैं, बोलते हैं पीवाईक्यू से क्या होगा, हमें बेसिक आता है, ये आता है, वो आता है तो हम पीवाईक्यू को टाइम वेस्ट करें। ऐसा नहीं है, पीवाईक्यू से आप क्वेश्चन का वो एक लेवल पता चल जाता है कहाँ से क्या आता है। नेक्स्ट है रिवीजन नहीं करना। हाँ, होता है, बच्चे पढ़ते जाते हैं, यहाँ से यहाँ पढ़ते गए, ये सब्जेक्ट पढ़ा वो सब्जेक्ट पढ़ा, लेकिन उसका रिवाइज नहीं करते कि क्या पीछे मैंने पढ़ा था उसे एक बार रिवाइज कर लो, देख लो कैसे क्या है। एग्जाम की एक साथ तैयारी, हर एग्जाम, बहुत से बच्चे सोचते हैं मैं एसएससी यही पढ़ रहा हूँ, साथ में रेलवे का भी तैयारी करूँ और फिर मैं पुलिस का भी तैयारी करूँ, सीएचएसएल का भी तैयारी करते, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप एक साथ कई एग्जाम का तैयारी करेंगे तो आपको किसी एक गोल पर फोकस कर ही नहीं पाएंगे। यही कॉमन मिस्टेक ज्यादातर करते हैं बच्चे। अगर आप एक ही एग्जाम को लेकर फोकस करेंगे तो आपको हर हालत में वो ज्ञान निकल ही जाए। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं कौन सा एग्जाम टारगेट करें। एसएससी जी सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम, आपका टारगेट सेंट्रल गवर्नमेंट की जेई अपॉर्चुनिटी है तो एसएससी जी को स्टडी प्लान में रख सकते हैं एलिजिबिलिटी के अनुसार, या आपको रेलवे में जाना तो आप भी रेलवे को रख सकते हैं। जिसको जो पसंद है वो अपने हिसाब से रख सकता है। तीसरा स्टेट जेई में, अगर आपको अपने स्टेट में रह के काम करना है, किसी बार स्टेट में नहीं जाना है तो हो सकता है, या इलेक्ट्रिकल फील्ड में तो आपके लिए सही रहेगा तो हो सकता है। नेक्स्ट देख लेते हैं बेस्ट स्ट्रेटेजी वन प्राइमरी टारगेट। मैं आपको पीछे भी बता चुका हूँ कि केवल एक ही एग्जाम को प्रिपेयर करें, एक साथ कई एग्जाम को टारगेट ना करें। पीवाईक्यू बेस्ड प्रिपरेशन, अपनी जो टारगेट किया है जिस एग्जाम को लेकर उसकी पीवाईक्यू को लगाते हैं, डेली प्रैक्टिस करें, बैकअप स्किल। और हाँ, गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन के साथ साथ आपको अपनी बैकअप स्किल को भी तैयार करना चाहिए। बैकअप स्किल को 1-2 घंटे डेली टाइम देना चाहिए, जिससे अगर आपको आगे चल के दिक्कत ना हो।
क्या रहेगा फाइनल रोडमैप? डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल। आपकी शुरुआत डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल से होती है टारगेट एग्जाम चूज के। इसके बाद अपनी एलिजिबिलिटी और इंटरेस्ट के अनुसार टारगेट एग्जाम चूज कर सिलेबस थ्योरी और पीवाईक्यू। सिलेबस को देखें, थ्योरी पे है, पीवाईक्यू को सीक्वेंस में प्रिपेयर करें, एमसीक्यू लगाए, मॉक टेस्ट दे, रिवीजन करें। कंसिस्टेंसी इक्वल ग्रोथ, यानी अगर आप कंसिस्ट करके किसी चीज को पढ़ेंगे तो आपका ग्रोथ बहुत जल्दी होगा। थैंक यू। अगर आप चाहते हैं कि मैं अगली वीडियो में सब्सिडी जे या रेलवे और स्टेट जे की एलिजिबिलिटी और सिलेबस को अलग अलग डिटेल में समझाऊं तो कमेंट में गवर्नमेंट जॉब जरूर लिखिए। अगर वीडियो यूजफुल लगी हो तो लाइक करना, अगर नहीं लगी है तो मत करना, मैं आपको फोर्स नहीं करता। अगर हाँ वीडियो अच्छी लगी है और आप अपने दोस्त की भी भलाई चाहते हैं तो अपने दोस्त के पास भी शेयर कर दीजिए जो तैयारी करना चाहते हैं। और एक बात और, ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।